हेलो क्लास, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है? ओके, सो फर्स्ट क्लास, आई होप बिजनेस एनवायरनमेंट की आपने बढ़िया तरीके से, फर्स्ट क्लास तरीके से कंप्लीट कर ली है। उसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपको आया है तो वो भी आपने साथ साथ प्रॉपरली क्लियर करा है, राइट? क्लियर। साथ ही यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये कि लास्ट क्लास में हमने एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग समझी, और मीनिंग में मेन तो उसका मीनिंग ही था, बाकी पॉइंट तो हमारे सिंपल ही थे शॉर्टकट वगैरह के थ्रू। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस उसके सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को जोड़ दीजिए, दैट इज व्हाट बिजनेस एनवायरनमेंट। वो एक्सटर्नल फोर्सेस इस फर्म को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उस बेसिस पर हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड करा था, एक मैक्रो एनवायरनमेंट था और एक माइक्रो एनवायरनमेंट था, एक मैक्रो एनवायरनमेंट था। क्लियर? तो हमने ये पॉइंट अपने डिस्कस करे। आज दोस्तों हम हेडिंग शुरू कर रहे हैं डायमेंशन, कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये जो कंटेंट दोस्तों बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा डील करेगा मेजरली मैक्रो एनवायरनमेंट्स के साथ। किसके साथ? मैक्रो एनवायरनमेंट्स के साथ। एक तरह से वो आपके एलिमेंट्स, आपके वो डायमेंशंस जो पूरे के पूरे ओवरऑल जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, सबको एक साथ कवर करते हैं। ठीक है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हम देखें, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, सोशल दोबारा आ रहा है, टेक्निकल, यहां पर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल, इसको मैं लिख देता हूं पॉलिटिकल। आप इसको करेक्ट कर लें या नोट कर लें, अगर ये नहीं बना हुआ तो सिंपल मैनर में पॉलिटिकल। शॉर्ट में इसको हम पेस्टल भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है? क्या? पेस्टल भी शॉर्ट में इसको कहा जाता है बेसिकली, याद रखिएगा। और आगे फर्दर स्टडीज में इस हेडिंग के साथ आप ये जो डिस्कशन है इन कंटेंट की वो भी देखेंगे। ठीक है? शॉर्ट में क्या कहते हैं? पेस्टल कहते हैं। अगर हम पी की बात करें तो ये हमारा क्या हुआ? पॉलिटिकल। ठीक है? ई की बात अगर हम करें तो इकोनॉमिक, एस है हमारा सोशल, टी है टेक्नोलॉजिकल, और एल ई एक साथ अपना जो लीगल एनवायरनमेंट को बताता है। ओके? तो ये एनवायरनमेंट, हालांकि थोड़ा बहुत डिस्कशन तो हमने इनके बारे में लास्ट क्लास में ऑलरेडी किया था, लेकिन अब जरा इन डेप्थ इसके बारे में डिस्कशन करते हैं वन बाय वन, और इनके अंदर क्या क्या कंटेंट आता है उसको भी समझते हैं। ठीक है? सॉरी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंटेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे जो मुद्दे 11th क्लास में हमने पढ़ा है, 12th में भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे डिस्कशन हम इकोनॉमिक में करते हैं। वो क्या? मैक्रो वेरिएबल में बोल रहा हूं तो लार्ज स्केल पर ओवरऑल इंडिया के बिहाफ पे हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि भाई हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो कितनी है, हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या है, हमारी कंट्री में अगर हम बात करें जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या है, पॉवर्टी, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम फैक्टर, ये सारी की सारी चीजें हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। और डेफिनेटली ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं हमारे किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को, हमारे किसी भी बिजनेस के फ्यूचर को। कौन कौन से कंटेंट इसके अंदर आते हैं, ठीक है, जो है मैं वो बता रहा हूं, बाकी इसके अलावा भी आपको कई पॉइंट बताऊंगा। जैसे सबसे पहले हमें बताया गया है चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। तो ये पॉइंट जो हमारा है वो बेसिकली बता रहा है किससे? जीडीपी से रिलेटेड है। किससे? जीडीपी से। तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर इकोनॉमी में दोस्तों डिस्पोजेबल इनकम डीआई इकोनॉमी की बढ़ेगी तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड, इकोनॉमी में जो डिमांड है, जो एग्रीगेट डिमांड है, वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक उसी तरीके से आपका डिस्पोजेबल इनकम अगर हम देखें वो कम हो जाएगी तो जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे अभी अगर हम देखें पेंडेमिक के दौरान हमने देखा कि भाई बहुत लोगों की जॉब चली गई, बहुत लोगों का व्यवसाय डाउन लेवल पर आ गया। तो कहने का मतलब क्या कि डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई। तो हमने देखा है बहुत सारी मार्केट, बहुत सारी चीजों की जो डिमांड है, प्रोडक्ट्स की डिमांड है, हाउस होल्ड की डिमांड है, वो भी क्या हो गई? कम हो गई। सबसे ज्यादा अगर हम देखें, सबसे ज्यादा मेन अफेक्टेड डिपार्टमेंट को अगर हम देखें कोरोना पेंडेमिक के दौरान, तो वो ट्रेवलिंग था। वो क्या था? आपका टूरिज्म। अब टूरिज्म क्या होता है कि चलो भाई हमारी इनकम है उसमें से कुछ अमाउंट हमने जोड़ लिया, सेव कर लिया, तो लेट्स डू सम एक्टिविटीज फॉर एंटरटेनमेंट। क्लियर? तो हम टूरिज्म के लिए घूमने फिरने चले जाते हैं।
बट द सेम थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली इनकम सोर्स लोगों की कम हुई तो टूरिज्म भी क्या हो गया आपका, कम हो गया, टूरिज्म की डिमांड कम हो गई। तो जो लोगों की इनकम है, भाई आप अपना प्रोडक्ट किसको बेच रहे हो, आप अपना प्रोडक्ट किसको बेचोगे, सर हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, यस एग्जैक्टली, कंज्यूमर्स को। और कंज्यूमर्स कब खरीदेंगे, कस्टमर कब खरीदेंगे, जब उनके हाथ में पैसा होगा। तो पैसा अगर कम हो जाए तो डिमांड कम, पैसा अगर आपका ज्यादा हो जाए तो डिमांड भी ज्यादा। ऐसे ही इन्फ्लेशन रेट, यस एग्जैक्टली, अगर इन्फ्लेशन रेट, महंगाई ज्यादा होगी तो हम देखेंगे कि जो प्राइस लेवल है वो क्या है, ऑब्वियसली मतलब बढ़ रहे हैं, तो यकीनन डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन जो है, जो एक इकोनॉमिक वेरिएबल है, वो भी अफेक्ट करता है। जब हम देख रहे हैं कि यार इन्फ्लेशन है, चीजें महंगी होती जा रही हैं, लोगों के पास पैसा कम होगा, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हमें फ्यूचर में प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई अगर इन्फ्लेशन का रेट लगातार बढ़ रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं, लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो हमें भी कम बनाना चाहिए, हमें भी अपना प्रोडक्ट कम बनाना चाहिए। तो इस तरीके से जो बिजनेस डिसीजन है वो अफेक्ट होते हैं। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट से मतलब है बैंक रेट, जो लोन वगैरह मिलता है। तो इंटरेस्ट रेट दोस्तों याद रखिएगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे तो डिमांड क्या होगी, डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर इंटरेस्ट रेट आपके ज्यादा हो जाएंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट का मतलब सिंपल सा है, अगर हम बात करें तो लोन लेने का रेट, ठीक है, जो जिस रेट पर हमें लोन मिल रहा है। तो एक सिंपल सा फंडा है दोस्तों, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है यहां पे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, लोन महंगा है, अरे बाप रे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चुकाना पड़ेगा, भैया माफ करो, ठीक है, हम नहीं ले रहे लोन, हमें नहीं खरीदनी गाड़ी, हमें नहीं खरीदना घर। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, आसानी से आपको लोन मिल रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो मतलब जो ब्याज का भुगतान है, जो इंटरेस्ट का भुगतान है, वो कम करना होगा। वो क्या करना होगा, कम करना होगा। तो कम करना होगा, ठीक है, चलो भाई लो, लोन लो, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, अदर यूटिलिटी की चीजें खरीदो, डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसे ही वैल्यू ऑफ रुपी, ठीक है, इस पॉइंट को आप प्रॉपरली इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर जब हम कर लेंगे तब आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। मैं फिलहाल यहां पर जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग। अगर वैल्यू ऑफ रुपी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, तो हमारी कंट्री इंपोर्ट ज्यादा कर पाएगी। मतलब एक रुपया, डॉलर के मुकाबले रुपी हमें कम देना पड़ेगा, तो बाहर से हम खरीद सकते हैं, तो इंपोर्ट हमारे क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। सो ये अगर ऑब्वियसली अगर वीक हो जाएगी तो इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। ये हालांकि इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, जो बाजार है हमारा, स्टॉक मार्केट है, उसमें अगर दोस्तों याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है बुलिश और एक होता है बियरिश। ठीक है, बुलिश और बियरिश। बुल यानी कि सांड, यानी कि आपका जो मतलब एक, भाई बुल आप जानती हैं, बियरिश मतलब भालू। तो बेसिकली जो स्टॉक मार्केट है ना, उसके जो इंडिकेटर है दो होते हैं, बुलिश और बियरिश। बुलिश से मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड, ठीक है। बियरिश का मतलब होता है नेगेटिव ट्रेंड। ये एक सिग्नेचर है, मतलब साइन है एक बिजनेस का, स्टॉक मार्केट का। तो जब भी स्टॉक मार्केट बुलिश होता है तो हम देखते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, बुलिश का मतलब क्या है, लोग कमा रहे हैं, लोग अर्न कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव है। लेकिन बेरिश का मतलब क्या है, लोग अपना पैसा खोने लगे हैं, वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। तो इस सिचुएशन में डिमांड आपकी कम होगी। क्लियर। तो आप देख रहे हो किस तरीके से जो आपके रिस्पेक्टिव फैक्टर्स हैं एनवायरमेंट के, वो मार्केट में, इकोनॉमी में डिमांड को अफेक्ट करते हैं। और वो डिमांड ऑब्वियसली किससे रिलेटेड है, बिजनेसेस से रिलेटेड है। इसका एक और पॉइंट अगर मैं बात करूं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर मैं बात करूं कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर गुड है तो बिजनेस क्या होंगे, अच्छे चलेंगे, बिजनेस के लिए वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इस तरह से शॉर्ट में लिख लो। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बैड है तो वो बिजनेस के लिए क्या है, वो एक नेगेटिव साइन है। क्यों है, बिल्कुल सिंपल सी बात, भाई आपका सामान लाने ले जाने के लिए, रॉ मटेरियल लाने ले जाने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए प्रॉपर मींस ऑफ टेलीकॉम नहीं है, इंटरनेट सेवा नहीं है, तो कहां से डेवलप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, इन द रीसेंट टाइम दो कंट्रीज, सिंगापुर और दुबई,
इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप करा। अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में दोनों का बहुत बड़ा नाम है। रीजन बीइंग के कुछ सालों में, कुछ सिंगापुर ने तो खैर पहले से ही करा है, बट यस मेनली दुबई, उन्होंने लास्ट के 20 से 25 सालों में अपनी कंट्री का चेहरा बिल्कुल बदल दिया है। क्यों? उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हो, चाहे वो आपका टेलीकॉम हो। दे इंप्रूव्ड सो वेल कि दुनिया भर से लोग वहां पर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, दुनिया भर से लोग आकर वहां पर अपनी जॉब्स के लिए जा रहे हैं, उनकी एक बहुत अच्छी मार्केट तैयार हो गई है। दैट्स रिलेटेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो डेफिनेटली आपका जो एक एनवायरमेंट है कंट्री का वो भी बढ़िया होगा। क्लियर जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे अगर हम यहां पे दे रखे हैं, हालांकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। A rise in disposable income of people due to increase in GDP create increasing demand of the product. Yes, अगर उनकी इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। In case of construction companies and automobile manufacturers, low interest rate are beneficial because they results in increased spending by consumers for buying homes and cars. अभी हमने बात करा था ना कि भाई अगर लो रेट पर, कम रेट पर हमें इंटरेस्ट लोन मिलने लग गया, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो लोग लोन लेंगे कि चलो भाई होम लोन लो, कार लोन लो। तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए, आपकी कार कंपनीज के लिए, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए बढ़िया है। ज्यादा कार बिकेंगी, ज्यादा घर बिकेंगे, इनके लिए अच्छा है। High rate of inflation generally results in constraint on business enterprises. Inflation rate अगर ज्यादा है तो सीधी सी बात है कॉस्ट क्या हो जाएगी, रॉ मटेरियल की बढ़ जाएगी, प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, लोग क्या करेंगे, कम खरीद पाएंगे। सो इट इज लाइक कि वो आपका बिजनेस डाउनवर्ड फॉल की तरफ जा रहा है। ये एग्जांपल हुए ऊपर वैल्यू ऑफ रुपीज, स्टॉक मार्केट, इन सब का आप सेंटेंस मेकिंग के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सोशल एनवायरनमेंट, समाज, ठीक है, अगर हम बात करें सोशल एनवायरनमेंट भी दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल एनवायरनमेंट मतलब जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका एनवायरनमेंट पर, लोगों की थिंकिंग पर, लोगों के विचारों पर क्या असर पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों कंसिडर होता है। इसमें जैसे कि हम बात कर रहे हैं, कई सारे पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर हमारा कस्टम एंड ट्रेडिशंस आ गया, सोशल ट्रेंड्स आ गया, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेसेस आ गया, वैल्यूज आ गई, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें कस्टम एंड ट्रेडिशंस दोस्तों, इसमें मैंने जो आपको मैकडी वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि भाई वो हमारी ट्रेडिशंस के साथ मैच नहीं कर रहा है, बीफ वाला एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दिया था वो मैच नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली दैट इज आवर कस्टम एंड ट्रेडिशंस, हमें इन चीजों का फॉलो अप लेना चाहिए। ऐसे ही अगर हम सोशल ट्रेंड की बात करें तो इट इज अ नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है, कुछ भी जो ट्रेंड में होगा, जो सोसाइटी के ट्रेंड में होगा, उसके हिसाब से बिजनेस जो है डेवलप होता है। जैसे अगर हम बात करें जैसे इंडिया में दोस्तों, जैसे काइट मेकिंग है, जैसे गणेश चतुर्थी आता है, ठीक है, तो अगर हम देखें रक्षाबंधन आता है, सो दीज बिजनेसेस आर रिलेटेड ऑफ आर सोशल एनवायरनमेंट, आवर सोशल ट्रेंड्स। कि जैसे अगर हम देखें भाई गणेश चतुर्थी साउथ इंडिया में, स्पेशली महाराष्ट्र में बहुत बड़ा त्योहार है, तो लोग बहुत महीनों पहले गणेश जी की जो प्रतिमाएं हैं, जो मूर्तियां हैं, उसके बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। तो वो क्या है, दैट इज अ बिजनेस जो सोशल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही काइट मेकिंग, राजस्थान, गुजरात, अब काइट तो ऐसे ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरे ऑल ओवर इंडिया एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्या नाम है ओकेजन्स पे, लाइक आई थिंक मकर संक्रांति के आसपास बहुत ज्यादा उड़ती हैं। तो ये क्या है, एक सोशल ट्रेंड के थ्रू बिजनेस जो है हमने मापे हुए हैं। तो ये सब चीजें सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस, ये बहुत जरूरी है। इसमें सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भाई आप हमारी सोसाइटी में, हमारे एरिया में, हमारी स्टेट में बिजनेस तो खोल रहे हो, लेकिन क्या आप हमें, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दोगे? क्या आप हमें एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दोगे? क्या आप उसका प्राइस फेयर रखोगे? तो दीज आर सम सोशल एनवायरनमेंट जो सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है बिजनेस से, और डेफिनेटली ये सब होने चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये एक सोशल एनवायरनमेंट हुआ, ठीक है, इकोनॉमिक की तरह, इसमें इतने वास्ट कंटेंट नहीं है। आगे आ जाते हैं दोस्तों पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पर।
किस पर? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पर। पॉलिटिकल हम जानते हैं भाई, हमारे देश में एक सरकार चुनी जाती है लोगों की वोटिंग के थ्रू, 5 साल तक उनको टाइम दिया जाता है काम करने का, उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके फेवर में वोट पड़ते हैं, दोबारा से उनको मौका दिया जाता है, नहीं तो फिर ऑब्वियसली सरकार बदलती है। तो एक सिस्टम जो है आपका राइज रहता है। अब ऑब्वियसली सरकार का काम क्या है? सरकार का काम यही है कि भाई जो पॉलिसीज है एक कंट्री के लिए वो बनाए और लोग जो है उसके हिसाब से उनको वोट दें, मतलब उनके काम के हिसाब से। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करेगा एक बिजनेस एनवायरनमेंट को, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करूं मैं स्टेबिलिटी का। देखो, अगर एक पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल है तो वो एक कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है, और डेफिनेटली अगर वो अनस्टेबल है तो वो बैड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई आपकी, ठीक है, और अभी 2019 में भी दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट आई। क्लियर? बीजेपी की गवर्नमेंट बनी ये एक अलग चीज है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि हमारी कंट्री की लोकसभा की टोटल 543 सीट्स हैं, ठीक है, और अगर कोई गवर्नमेंट 272 सीट्स का आंकड़ा पार कर लेती है, मतलब 50% से ज्यादा, तो उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। 2014 और 2019 की दोनों की अच्छी बात यह थी कि मैं यहां पे बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं और ना मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूं, मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये आपका डिसीजन है, ये आपका मानना है कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है कौन सी बैड है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, अच्छी बात यह थी कि बीजेपी और जो उनके अलाइज थे, जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने दोनों बारी 272 से ज्यादा सीट्स ली, 272 से ज्यादा सीट्स ली। यहां पर इनकी आई थिंक 3003 मतलब 300 के आसपास थी और यहां पर 350 के आसपास थी, अलग अलग। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट यह है कि यह बात तय हो जाती है कि आने वाले 5 साल तक गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी। गवर्नमेंट क्या रहेगी? स्टेबल रहेगी। ये गवर्नमेंट बदलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि इनके पास पूरा बहुमत है। तो स्टेबिलिटी से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, जो बाहर की फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिया में आने को तैयार हैं, जो लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं, वो अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज प्लान कर सकते हैं कि यार ठीक है, ये गवर्नमेंट जाने नहीं वाली, यही रहने वाली है 5 साल तक, ठीक है, 5 साल के अब तो 10वें साल के लिए कंफर्म हो गया, और पॉजिटिव ट्रेंड जो समहाउ बता रहे हैं कि अगला नंबर भी जहां तक है चांसेस इन्हीं के हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह निकल कर आया कि जब हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट दिखती है तो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग अपने बिजनेस की कर सकते हैं, ठीक है, स्टेबल रखते हैं, इन्वेस्टमेंट हाई रख सकते हैं। क्लियर? लेकिन इससे पहले जो दोस्तों इलेक्शंस हुए थे कंट्री में 2009 में, जब हुए थे 2009 में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं थी, कांग्रेस समहाउ अप फ्रंट में थी, उनके पास टोटल सीटें नहीं थी जितने की उनको चाहिए कि भाई सरकार बना ले, उनके पास तकरीबन 200 के आसपास ही सीटें थी। तो फिर उन्होंने क्या करा, अलग पार्टीज के साथ अपना गठबंधन बनाया, जोड़ा कि भाई मायावती, आपका साउथ की कुछ आपकी क्या नाम है पार्टीज, आपका बीएसपी, आपका एसपी, अलग अलग पार्टी को जोड़कर उन्होंने इस आंकड़े को बनाया। अब उसमें दिक्कत क्या होती है कि यार पता नहीं कब कौन सी पार्टी रूठ जाए और बैकआउट कर ले कि भाई हम सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसमें क्या थोड़ा डर लगा रहता है। दैट इज इंस्टेबिलिटी, दैट इज व्हाट इंस्टेबिलिटी, कि पता नहीं सरकार चलेगी नहीं चलेगी, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ले ना कर ले, तो ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। इंस्टेबिलिटी में आपका स्टेबल गवर्नमेंट रहे, पूरी एक सरकार, एक पार्टी के पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एडवांसमेंट चलती रहेगी, प्रॉपरली आप 5 साल तक बैठेंगे। पीस की बात करते हैं, यस, पीसफुल अगर हम बात करें तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, जो कंट्री पीसफुल है वो बिजनेस एनवायरनमेंट वहां पर अच्छा होगा, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी वहां पे ज्यादा होगी। जो पीसफुल नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पर हम काम करना पसंद नहीं करेंगे। जैसे अगर हम देखें, जैसे इराक हो गया, जैसे ईरान हो गया, जैसे सीरिया हो गया, अब हम कहें कि यार वहां पे अपना बिजनेस डेवलप करते हैं, अपना प्लांट लगाते हैं, अरे भाई कहां से, वहां पता नहीं कब से क्या, किधर से कौन सा बम आ जाए, है, इट्स नॉट पीसफुल कंट्री। बट समहाउ अगर हम देखें, जैसे अब इंडिया हो गया हमारा, ठीक है, पीसफुल कंट्री, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे अब
ऐसी नहीं है। ऐसी हम अगर जाए ऑस्ट्रेलिया, अगर हम किसी को जाना है सिंगापुर, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है लाइक आपका कई यूरोपियन कंट्रीज में, सो दीज आर पीसफुल नेशंस और आप आसानी से यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यस, एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टुवर्ड्स बिजनेस, यस, जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है उसका रवैया क्या है बिजनेसेस के लिए। जैसे मैं आपको यहां पर दो एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं इंडिया का एग्जांपल देता हूं, इंडिया की करंट गवर्नमेंट का और चाइना का। अब इंडिया की जो करंट आपकी गवर्नमेंट है, डेफिनेटली वो प्राइवेट सेक्टर को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कह रही है कि भाई इन्वेस्ट करो, अपना काम स्टार्ट करो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, प्रोडक्ट को बेचो। भाई हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को तो बस टैक्स चाहिए। आपकी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करो, अपनी कंपनी खोलो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, काम दो, वो ज्यादा जरूरी है। भाई हमारे देश की जनसंख्या आप अगर हम देखें 100 करोड़ के पार है, मतलब है वैसे 140 हो गई है, बट मैं वर्क फोर्स की बात कर रहा हूं, जो लोग काम करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु वाले, तो वो लगभग 100 करोड़ के पास है। एक गवर्नमेंट इतने बड़े नेशन में अगर आप कहो कि गवर्नमेंट सबको जॉब दे, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। भगवान श्री कृष्ण आ जाए जमीन पर जॉब देने के लिए, वो भी जॉब नहीं क्रिएट कर पाएंगे इतनी सारी। क्लियर, एक गवर्नमेंट मैक्सिमम 20 से 25 करोड़ लोगों को एंगेज कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो नतीजा क्या कि आपको प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लाना बहुत जरूरी है, उन्हें प्रमोट करना बहुत जरूरी है। और साथ ही पास्ट में यार हमने देखा है कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज ने कैसा परफॉर्म करा है। अगर हम आज इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पर लैग करते हैं, ऑल्दो वी आर द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 5वें नंबर पर भी पहुंच गए थे हम, ठीक है, पर एक दो कंट्रीज कंपटीशन लगा रहता है, 5वें 6ठे और 7वें नंबर की आसपास ही चल रही है। तो कभी हम 5वें पर, कभी हम 6ठे पर, कभी 7वें पर, कभी फिर 5वें, कभी हम उनसे आगे, कभी वो हमारे आगे, चलता रहता है। ओके, बट द थिंग इज कि हम इससे और आगे हो सकते थे, बट हमारे जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रहे पिछले 30-40 सालों तक, वो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस उन्होंने करी। तो इसीलिए भी गवर्नमेंट कंपनी से विश्वास काइंड ऑफ उड़ जाता है। गवर्नमेंट जॉब कहने में तो अच्छा लगता है, क्यों कहने में अच्छा लगता है यार, करना कुछ नहीं पड़ता है ना। अब आप खुद सोचो, इंडिविजुअल पर्पस के लिए तो आपने बोल दिया कि यार करना इतना कुछ नहीं पड़ेगा, वर्क प्रेशर नहीं होता, पर उसका कंट्री के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो भी ध्यान में रखना है। तो इसीलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। लेकिन चाइना में अगर हम बात करें दोस्तों, तो चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो अपने हाथ में कंट्रोल रखती है ज्यादा, तो वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिलती हैं। तो इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि जो लीगल एटीट्यूड है गवर्नमेंट का वो कैसा है। अगर लीगल एटीट्यूड पॉजिटिव प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए आपका पॉजिटिव है तो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा राइज होंगी, अदरवाइज नहीं। क्लियर, आगे आते हैं। अगला 4th पॉइंट हमारा यहां पर आ जाता है दोस्तों, लीगल एनवायरमेंट, ठीक है। लीगल की अगर हम बात करें दोस्तों, लीगल एनवायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आ जाता है बेसिकली लॉज। क्या आ जाता है, लॉज आ जाते हैं, नियम कानून जो बनाए गए हैं, जो हमारा कोर्ट कह रहा है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह रहा है कि भाई आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। कुछ भी डिस्कशन इसके ऊपर हो सकती है। सो सिंपल सी बात, मैं सारे पॉइंट्स को अगर खत्म करूं, सारे कंक्लूजन्स को अगर मैं खत्म करूं, तो इसका एक ही निचोड़ निकल के आता है। अगर लीगल एनवायरमेंट, लीगल लॉज हमारे स्ट्रिक्ट है, क्या है, हमारे स्ट्रिक्ट है, तो ऑब्वियसली एक अच्छे बिजनेस एनवायरमेंट के वो इंडिकेशन नहीं देते। क्लियर, लेकिन अगर हमारे जो लीगल लॉज हैं वो रिलीफफुल हैं, वो बेनिफिशियल हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो क्या नाम है, अपॉर्चुनिटीज हैं बिजनेस को बढ़ाने की, वो अराइज होती हैं। जैसे 1991 इकोनॉमिक्स में आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब बुक आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, तो 6ठा चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म का, इकोनॉमिक रिफॉर्म का 6ठा चैप्टर है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यहां पर भी थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में इकोनॉमिक्स में है। क्लियर, वहां पे आपको पढ़ाऊंगा क्या मतलब, ऑब्वियसली आपने हो सकता है पढ़ भी लिया हो। क्लियर, हाँ, यहां रखते हैं, यस, 1991 में दोस्तों, 1991 हमारी इकोनॉमी के लिए एक ट्रेमेंडस ईयर, यहां पर हमने एक तरह से नए भारत का जन्म आप कह सकते हैं 1991 में हुआ, क्योंकि हमने अपनी बिजनेस पॉलिसीज को 1991 में दोबारा से फ्रेम करा। 1991 से पहले जो बिजनेस करने के रूल्स थे, जो बिजनेस करने की पॉलिसीज थी, कानून थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे।
तो समहाउ इतनी ज्यादा फ्रीडम जो है देखने को नहीं मिलती थी, इतनी ज्यादा फ्रीडम देखने को नहीं मिलती थी काम करने के मामले में। क्लियर? लेकिन जब हमने अपनी पॉलिसीज को रिफॉर्म करा, दोबारा से चेंज करा, तो हमने देखा हमने काम करने के मामले में लोगों को छूट देना स्टार्ट करा। उनके ऊपर ज्यादा कानूनी जो कार्यवाही है, उसका जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं डाली, पाबंदियां नहीं डाली कि चलो भाई इट्स फ्री फ्लो, लेट्स स्टार्ट द वर्क, करो बाद में देखेंगे जो होगा। बट क्यों? जीडीपी बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, इसीलिए। तो लीगल लॉज काफी हद तक इंपॉर्टेंट होते हैं एक बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए। जैसे अगर हम बात करें लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट लाइक ट्रेडमार्क एक्ट, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट एटसेट्रा, ये सब बहुत जरूरी है। इसमें लीगल लॉज में दोस्तों हमारा कंपनीज एक्ट भी आ जाता है जो काम करने की फ्रीडम देता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला मैं इसकी बात करता हूं, ट्रेडमार्क एक्ट। कई बार होता था ना, काम जो है किसी का चोरी कर लिया, आइडिया चोरी कर लिया, प्रोडक्ट चोरी कर लिया, साइन चोरी कर लिया, वो सब नहीं, वो सब नहीं। ट्रेडमार्क एक्ट आ गया कि आप किसी का नाम की कॉपी नहीं कर सकते, उसका नाम नहीं चुरा सकते, उसका प्रोडक्ट नहीं चुरा सकते, आइडिया नहीं चुरा सकते, नहीं। तो उससे लोगों को फायदा मिला कि भाई हाँ, मेरा प्रोडक्ट मेरा रहेगा, मैं फ्रीडम्स के साथ अपना काम कर सकता हूं। इसमें मैं आपको स्टोरी बताता हूं ट्रेडमार्क एक्ट की। दोस्तों मैंने इसका नाम दिल्ली में ही तो सुना ही सुना है, और साउथ में भी एक दो जगह मैंने, जब मैं एक बार थोड़ा ट्रैवल करने गया तब सुना। एक कंपनी है केवेंटर्स, केवेंटर्स, मैं स्पेलिंग शायद गलत लिख रहा हूं, बट इज अ डिफरेंट स्पेलिंग। बट केवेंटर्स क्या है, एक बहुत अच्छी शॉप हुआ करती थी दिल्ली में, तो मैंने उसका कई बार नाम सुना। दे मेकिंग आइसक्रीम्स, दे मेकिंग जूस, और उनकी फ्रेंचाइजी जो है इन्होंने अलग अलग जगह पर अपनी जो है क्या नाम है ओपन करी हुई थी। अच्छा टर्नओवर था इनका, बट इन्होंने अपना नाम ना रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा था, ट्रेडमार्क, उसका ट्रेडमार्क नहीं ले रखा था, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ था। उसका मतलब क्या है कि आप लीगल एनवायरनमेंट से वाकिफ नहीं थे, लीगल एनवायरनमेंट की आपको नॉलेज नहीं थी, काम करे जा रहे थे। किसी और आदमी ने उठकर केवेंटर्स के नाम का रजिस्ट्रेशन रखवा लिया, केवेंटर्स के नाम का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे करवा लिया, क्योंकि वो किसी ने ट्रेडमार्क ले नहीं रखा था। बशर्त कि जिसका केवेंटर था वो या तो अब उस आदमी के अंडर काम करेगा, उसको रॉयल्टी पे करेगा नाम यूज करने की, या फिर उसको नाम छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए लीगल एनवायरनमेंट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को उसके अंदर रजिस्टर्ड करवाओ, लीगल लॉस पूरे करो ताकि काम आसानी से कर पाए। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स एंड कोर्ट जजमेंट्स। इसमें दोस्तों टैक्स से रिलेटेड बातें आ गई, मेनली टैक्स को लेकर बातें आ गई। जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने ऑर्डर दिए हैं, इतना टैक्स भरना है, इतनी डेट पर करना है, तो भरो, ठीक है। टैक्स रेट ज्यादा हो गया, कम हो गया, जीएसटी आजकल हम देखते हैं ना, जीएसटी जो है सीधी सी बात है काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे शॉपकीपर्स को, बिजनेसमैन को। क्लियर? तो ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, जो कोर्ट भी हमें बताता है, हाई कोर्ट भी जजमेंट वगैरह देता है। ऐसे ही डिसीजंस रेंडर्ड बाय वेरियस एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस इज रिक्वायर्ड टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। कहने का मतलब है भाई, हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, तो ये सब हमारे लीगल एनवायरनमेंट को फॉर्म करती हैं। जो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ये बनाएंगे, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे, इनकी बातें माननी पड़ेंगी अपने बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। क्लियर? तो क्या कहता है इसमें, जैसे अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल लीगल बहुत जरूरी जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जैसे सिगरेट के ऊपर आपने वार्निंग देखी होगी कि भाई सिगरेट स्मोकिंग, भाई गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि ये आपको लिखना जरूरी है। वो महेश की वो अजीब सी फोटो लिखनी बनानी जरूरी है, खतरनाक सी बनानी बहुत जरूरी है। क्लियर? यस, जरूरी। एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बिवरेज, यस, अगर आप देखो, आपने लिकर का एड टीवी पर कभी नहीं देखा होगा, नेवर। वो जो भाई ये आपकी शराब है, ये एल्कोहलिक बिवरेज है, नहीं, आप टीवी पर इसका एड कभी नहीं देखेंगे। अब आप कहोगे सर वो आता तो है, बियर शेयर का कई बार आता है, ट्यूबॉक का वगैरह। दोस्तों वो उनकी एल्कोहलिक बिवरेज का नहीं होता, वो उन्होंने एक पानी बना रखा, सोडा बना रखा है, वो सोडा का ऐड करते हैं, इनडायरेक्टली वो उसी को सपोर्ट कर रहा है। बट द थिंग इज वो वाइन का, विस्की का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते टीवी पर। एडवर्टीजमेंट ऑफ बेबी फूड मस्ट नेसेसरली इन्फॉर्म पोटेंशियल बायर दैट मदर मिल्क इज द बेस्ट। कई लोग भाई
बच्चे तो हर साल ही पैदा होते हैं इंडिया में, तो एक बहुत बड़ी मार्केट है उनके फूड से रिलेटेड भी। तो अगर आप बेबी प्रोडक्ट बेच रहे हो, बेबी फूड प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस पर आपको लिखना जरूरी है कि मदर मिल्क बेस्ट होता है। क्यों? आप ऐसा नहीं ले सकते कि मदर मिल्क बेकार है, उसमें सारा पोषण नहीं होता और हमारे प्रोडक्ट खरीदो, नहीं। सो दीज आर व्हाट लीगल आपके रिक्वायरमेंट। आप पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकते, आप उन्हें झूठा नहीं बना सकते, ठीक है। एंड यस, द वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ऑब्वियसली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, दैट इज व्हाट हमारा टेक्निकल एनवायरमेंट। और टेक्निकल एनवायरमेंट दोस्तों अगर हम देखें, ये ऑब्वियसली हमारे मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन, इन दो चीजों को शो करता है कि हम अपने आप को रेगुलर बेसिस पर अपग्रेड करते रहें, अपने आप को मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़े रखें। इसे अपनाना, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को अपनाना बहुत जरूरी है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो कोडेक वाला, वो एंड्रॉयड वाला, पता नहीं कितने एग्जाम्पल इसके राइज हो जाते हैं, उनका इस्तेमाल हम समझने के लिए कर सकते हैं। क्या है कि साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। तो अगर कोई गवर्नमेंट, अगर कोई बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च पर खर्चा करती है, नई इनोवेशंस लेकर आती है, तो गवर्नमेंट उसको कई सारी सब्सिडीज, कई सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि भाई जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय के साथ भाई सीधी सी बात है, कदम से कदम मिला के हमें चलना है। एंड यस, अगर नई मेथड्स आते हैं, नई टेक्निक्स आती हैं बिजनेस को चलाने के लिए, तो उससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम होता है, हमारे रिसोर्सेज बचते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास। एंड यस, जो वेस्टेज है वो भी कम होती है। क्लियर दोस्तों? सो ये हमारा पेस्टल वाला कंटेंट जो बेसिकली अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को एज अ मैक्रो वेरिएबल, जो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला कंटेंट हमारा दोस्तों इसके अंदर आता है, कहा गया, यस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, मैनेजरल पॉलिसीज क्यों जरूरी हैं इसमें, इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में कोई भी क्वेरी, कोई डाउट अगर आपको आया तो पूछिए, प्लीज टेक केयर।